इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश के अंदर फेज 2 की वोटिंग कंप्लीट हुई है। उत्तराखंड के अंदर चुनाव में वोटिंग कंप्लीट हुई और गोवा के अंदर भी वोटिंग कंप्लीट हुई है। गोवा में भारी मतदान हुआ है, उत्तराखंड के अंदर भी लगभग 60% मतदान हुआ है और उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर 64-65% तक मतदान पहुंचा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कानपुर देहात की रैली में ऑपोजिशन पर एक बहुत बड़ा अटैक किया है और ऑपोजिशन से ज्यादा एक फेक सेक्युलर लॉबी पर अटैक किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि एक महुआ मोइत्रा जो तृणमूल कांग्रेस की सीनियर लीडर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने कुछ समय पहले एक बयान दिया था कि उनकी पार्टी और एमजीपी गोवा के अंदर अलायंस इसीलिए कर रही है जिससे कि हिंदू वोट गोवा के अंदर बढ़ सके। सोचिए दोस्तों, ये सेक्युलर पार्टी, इसकी स्ट्रैटेजी हिंदू वोट बांटना। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कानपुर देहात की रैली में दो टूक कहा और पूछा कि क्या देश के अंदर सेक्युलर का मतलब या सेक्युलर पार्टियों का मतलब यह होता है कि वो हिंदू वोट को बांटे। मैं इसको और आगे ले जाना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं और आपके सामने कुछ डेटा दिखाऊंगा कि क्या इस देश के अंदर सेक्युलर पॉलिटिक्स का मतलब यह है कि माइनॉरिटी वोट को कंसोलिडेट करो, इकट्ठा करो और जो हिंदू वोट है उसको बांटो। अब कई बार से स्ट्रैटेजी यही रही है। मैं एक दो तीन उदाहरण दूंगा। अगर एक देवबंद की सीट की मैं बात करूं जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, यहाँ 55% मुस्लिम्स है, मतलब 45% हिंदू है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब इस सीट पे हिंदू माइनॉरिटी के अंदर है। तो फिर यहाँ पे गठबंधन 2017 में माविया अली को टिकट देता है, मुस्लिम को टिकट देता है। नकूर के अंदर आ जाता हूं जो अगेन सहारनपुर जिले के अंदर आती है, यहाँ पे 45% मुस्लिम्स हैं, मतलब 55% मेजॉरिटी में हिंदूज हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे 2017 के अंदर इमरान मसूद को टिकट दिया जाता है और यहाँ पे 2022 में धर्म सिंह सैनी को टिकट दिया जाता है। यही स्ट्रैटेजी सोचते हुए कि क्या अगर मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो गया और 10-15% भी हिंदू वोट मिल गया तो चुनाव जीत लिया जाए। गंगोह की सीट की मैं बात करूंगा जो सहारनपुर जिले के अंदर आती है, इसमें भी 35% मुस्लिम्स है। मैं आपको ये 3 टेस्ट केस सिनेरियोज दे रहा हूं। 2017 के अंदर नोमान मसूद को टिकट दिया जाता है और अब 2022 के अंदर स्ट्रैटेजी ये है कि मुस्लिम वोट तो ऑलरेडी मेजॉरिटी में मिलेगा, माइनॉरिटी वोट को कंसोलिडेट करो, तो इसलिए दूसरे को टिकट दिया जाए। अगर आपको याद होगा कि बंगाल चुनाव के अंदर स्ट्रैटेजिस्ट ने, जो तृणमूल कांग्रेस के स्ट्रैटेजिस्ट हैं, और ये सब कहते थे कि भाई टीएमसी आगे बढ़ेगी क्योंकि उनको मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी वोट मिलेगा और माइनॉरिटी ऑफ मेजॉरिटी वोट। तो क्या इस देश की सेक्युलर पार्टियों की स्ट्रैटेजी और मकसद यह है कि मुसलमान वोट को इकट्ठा करो और हिंदू वोट को बांटो? मींस 30%, 15% या 20% के बेस से शुरू करो और हिंदू वोट तो बट ही जाएगा, इसकी स्ट्रैटेजी से चलो। तो क्या यह कम्युनल नहीं है? क्या हिंदू वोट को कंसोलिडेट करना कम्युनल अगर होता है तो क्या फिर मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करना कम्युनल कैसे नहीं हो सकता है? ये दोहरे मापदंड इस देश के सेक्युलरिज्म में कैसे? यही आज का मेरा मुकदमा है और मेरा आरोप है कि क्या बीजेपी को हराने के लिए हिंदू वोट बांटने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। और मेरी दलील जो उत्तर प्रदेश में और इस देश के करोड़ों आर्टिकल 14 में विश्वास करने वाले लोगों की दलील है, संविधान में विश्वास करने वाले लोगों की दलील है कि क्या हिंदू वोट बांटने की खुली कोशिश इस देश का तथाकथित सेक्युलरिज्म है। आज इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने खुल के बोला। जरा सुने और फिर मैं मुकदमे की शुरुआत करूं। की टीएमसी पार्टी जो गोवा में चुनाव लड़ने गई है, वो कहती है हमने तो उस पार्टी से इसलिए गठबंधन किया है क्योंकि हम गोवा में हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं। आप देखिए, ये हिम्मत
क्या ये लोकतंत्र है, सेकुलरिज्म है क्या? आप खुलेआम कहें कि हम हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं, तो आप किसके वोट इकट्ठा करना चाहते हो? ये भेदभाव, क्या ये भाषा लोकतंत्र की है क्या? मैं गोवा के मतदाताओं को कहना चाहता हूं, ये मौका है इस प्रकार की राजनीति को दफना देने का। जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाई हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। दोस्तों, मेरे साथ इस मुकदमे के अंदर राकेश त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, मेरे साथ रतन शारदा जी, ऑथर और पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे साथ प्रोफेसर सुब्रतो मुखर्जी जी, तृणमूल कांग्रेस, मेरे साथ सत्येंद्र यादव जी, जो समाजवादी पार्टी से। मैं इस मुकदमे में आप सभी को 30-30 सेकंड का मौका दूंगा और उसके बाद मैं इंटरवीन करूंगा जब मुझे लगेगा। और अगर आप दोनों एक दूसरे के ऊपर 10 सेकंड से ज्यादा बोलेंगे तो जनता के हित के लिए मैं एक के ऑडियो को कम कर दूंगा। तो मैं प्रोफेसर सुब्रतो मुखर्जी आपसे और राकेश त्रिपाठी जी से इस मुकदमे की शुरुआत करना चाहता हूं। प्रोफेसर सुब्रतो मुखर्जी जी, आपने बंगाल के अंदर तो यही स्ट्रेटेजी अप्लाई करी, 2019 के अंदर ये नहीं चल पाई, इसीलिए वहां पे बीजेपी गेन कर गई, पर 2022 के अंदर आपको मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम वोट मिला और माइनॉरिटी ऑफ हिंदू वोट मिला। तो आपके सेक्युलरिज्म मतलब हिंदुओं को बांटो। देखिए, ये जो हिंदुओं का बांटने का जो बात है, कोई भी करे गलत है। हमें एक अच्छी तरह देश को बनाना है जिसमें हर धर्म, हर संप्रदाय का अच्छा रिप्रेजेंटेटिव पहुंचना चाहिए और देश को एक साथ ले जाना चाहिए। और आपने जैसे कहा, संविधान को मान के चलना चाहिए। देखिए, बात यह है, जो हमारे जो रास्ता होना चाहिए और जो हम लोग करते रहते हैं उसमें बहुत फर्क है। उसमें सबसे ज्यादा बोलिए जो प्रश्न आती है, जो हमारा ये जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है जो अब लगाते हैं, इसमें कोई लीगल सैंक्शन है नहीं। ये एक मॉरलिटी की बात है जो हर एक को समझ के अच्छी तरह बोलना चाहिए। विकास, रोजगार। नहीं, आपकी लीडर बोल ही नहीं रही ना। मैं चाहता हूं प्लीज राकेश त्रिपाठी को लेफ्ट में विंडो में रखे। मैं ये कहना चाहता हूं, आपकी लीडर बोल ही नहीं रही है ना। आपकी लीडर तो राकेश त्रिपाठी जी कहती है कि हमने अलायंस इसीलिए किया है जिससे कि हिंदू जो है वो कहीं ना कहीं बटा रहा है और हमें मुसलमान मेजॉरिटी वोट मिले। अब आप देखिए, 2017 के अंदर जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वोट का अलायंस हुआ था, तब भी यही हुआ था। अभी 2022 की मैं बात करूं, जो एंटायर गठबंधन बढ़ने की बात कर रहा है, वो यही बोल रहा है, भैया मुसलमान वोट तो हमको मिल रहा है, उधर से यादव वोट मिल जाएगा तो मिलके हमारा इतना प्रतिशत हो जाएगा। मतलब इस देश के सेक्युलरिज्म में हिंदुओं को बांटो, ये सच्चाई है। राकेश त्रिपाठी, यही प्रयास तो प्रदीप जी लंबे समय से होता रहा है, हिंदुओं को जाति के नाम पर बांटने का, कभी अगड़ा बताने का, कभी पिछड़ा बताने का, कभी दलित बताने का। यही प्रयास तो लगातार होता रहा है ना। लेकिन यह प्रयास अब सफल नहीं होगा, क्योंकि अब जाति और जमात की जो पॉलिटिक्स लंबे समय से करते रहे ना, अब ये जाति जमात की पॉलिटिक्स अब समाप्त हो रही है। अब देश आगे बढ़ चुका है, देश विकास के मुद्दे पर बात कर रहा है, देश उपलब्धियों पर बात करेगा। देश में एक बहुत बड़ा वर्ग अब लाभार्थी का खड़ा हो गया है, जो जाति और मजहब के आधार पर वोट करने का काम नहीं करता है। सरकार ने क्या किया है उसके आधार पर आकलन करता है। और आज नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार हो या राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हमने डिलीवर करने का काम किया है। और इस डिलीवरी के आधार पर, डेवलपमेंट के मॉडल के आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और ये कितनी भी कोशिश करें कि हिंदुओं को बांट ले, हिंदुओं को छांट ले, जाति के आधार पर अगड़ा पिछड़ा दलित घोषित करने की कोशिश करें, ये परिणाम इससे इनको मिलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट
डेवलपमेंट के मुद्दे पर आज जो गरीबों के लिए विशेष तौर पर हमने काम मैं भी किया, चाह रहा था कोरोना राकेश के पूरे जी मामले कि में आप गरीबों जिस तरह की से बात सेवा करने का करें। काम किया मैंने है, बहुत अच्छी जनता बात भाजपा की को आपने वोट दें। राकेश जी, गरीबों की बात की, वेलफेयर की बात की, पर आपके मुख्यमंत्री तो गजवाए हिंद जो कह रहे हैं कि गजवाए हिंद नहीं बनने देंगे, मतलब लग रहा है कि फेज 1 में सीटें कम आ रही है इसीलिए हिंदू याद आ रहे हैं। क्यों? मैं कहना चाहता हूं सत्येंद्र यादव जी, रतन शारदा जी, राकेश जी आ रहा हूं आपके पास। सत्येंद्र यादव जी मुझे बताइए, इसका जवाब राकेश जी तो देंगे, पर आपसे मैं पूछना चाहता हूं 2017 के अंदर आपने 30% से ज्यादा मुसलमानों को टिकट दिया था, आबादी 17% के अराउंड थी। आप लोग कोई भी सीट जहां पे 30% मुसलमान आबादी होती है वहां मुसलमान का ये स्ट्रैटेजी क्यों लगाते हैं? मुस्लिम वोट तो पूरा मिल ही रहा है, हिंदुओं को बांटो, ऐसी स्ट्रैटेजी क्यों आपकी लगती है? आपका ये एमवाई कॉम्बिनेशन क्या है? आपका ये एमवाई कॉम्बिनेशन, मैं आपकी बात समझ गया, आप मुझे सुने कृपया। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी जो है ये हमेशा हिंदुओं का इस्तेमाल करती है। इनके ऊपर से लेके नीचे तक इनके इंटरनल मैनिफेस्टो में ये होता है कि कैसे हिंदुओं को लड़ाएं मुसलमानों से और इनका इस्तेमाल करें। ये हिंदुओं के भी नहीं है। आप एक आदमी बता दो जो जनेऊ धारण करता हो, एक आदमी बता दो जो कोई भी संस्कृति का श्लोक सुना दे, ये नकली हिंदू है और ये हिंदुओं के हमेशा नफरत फैला के उनका इस्तेमाल करते हैं। हिंदू और समाजवादी पार्टी कभी भी जाति और धर्म वर्ग के हिसाब से कभी भी राजनीति नहीं करती है और ना ही जातिकरण। हमारा सिर्फ हम सबको लेकर चलते हैं। हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ा के ये राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सत्ता के लालची लोग हैं। काश ये आप बड़ी बात बोल दी राकेश त्रिपाठी, आपको हिंदू सिर्फ चुनाव के वक्त आते हैं इसका जवाब दे। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, आप ना बिल्कुल रोजी पिक्चर, रतन शारदा जी आ रहा हूं आपके पास में, बड़ी रोजी पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सत्येंद्र यादव जी। सच्चाई यह है कि आपके सेक्युलरिज्म के अंदर आपको वर्षों लग गए थे, अयोध्या के अंदर स्टैंड नहीं ले पाए थे आप, क्योंकि आपको लगता था कि आजम खान जैसे लोग आपके पश्चिम यूपी के अंदर मुसलमान वोट को पूरा का पूरा बढ़ जाएगा, इसीलिए घबराहट होती थी। तो आप भी एक रोजी पिक्चर मत करिए। राकेश त्रिपाठी, सिर्फ फेज 1 और फेज 2 के बाद हिंदू याद आए, फेज 1 और फेज 2 के बाद राकेश त्रिपाठी की हिंदू याद आ रहे हैं, क्योंकि लग रहा है कि हिंदू जो वोट है वो छिटक रहा है, इसीलिए अभी हिंदू याद आ गए आपको। राकेश जी नहीं, देखिए, संकीर्ण मानसिकता जिनकी है, जिनकी सोच दकियानूसी है, जो अभी भी समाज में विभाजन चाहते हैं, जो अभी भी सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं, जो अभी भी ध्रुवीकरण मजहबी आधार पर करना चाहते हैं, जो अभी भी कट्टरपंथियों के दबाव में काम करते हैं, वो लोग ही इस तरह की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, हम तो सबका विश्वास सबके प्रयास की बात कर रहे हैं। अरे भाई सुनिए सत्येंद्र यादव जी, मैं आपको चुपचाप सुन रहा था, ये असभ्यता मत दिखाइए। सत्येंद्र जी आपके समय में आऊंगा आपके पास, एक के ऊपर एक बात बोलिए राकेश त्रिपाठी। सत्येंद्र जी आपके समय में आपके पास आऊंगा, राकेश त्रिपाठी। नहीं, देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति ने देश का इतना नुकसान किया है। ये जो सेकुलरिज्म का छाता लेकर के निकल आते हैं ना, इस सेकुलरिज्म के छाते ने इतना नुकसान किया है, आतंकवादियों तक का समर्थन ये कर बैठे हैं। इन्होंने देश में आतंकवादियों को छोड़ने की सिफारिश करने का काम किया है। ये देश भूला है क्या? कैसे बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद सोनिया जी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, ये भी देश ने देखा है। तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने तुष्टीकरण की चाह में देश विरोधी तत्वों का समर्थन करने का काम किया है। इसी भारत की धरती पर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगते हैं और तमाम विपक्ष के नेता उनका समर्थन करने चले जाते हैं। ये देश कहना चाह रहा हूं, पर ये सबसे बड़ा होना चाहिए, होगा। मेरा पॉइंट रतन शारदा जी और सुब्रतो मुखर्जी जी, रतन शारदा जी आप आए कि देखिए, मैं रतन शारदा जी हिपोक्रेसी एक्सपोज करता हूं। जैसे कैसे कांग्रेस लीडर्स अभी हिजाब का ये जो पूरा का पूरा मामला है जो कोर्ट के अंदर है, जब हाई कोर्ट सुन रहा था, रतन शारदा जी तुरंत कूद गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि भैया मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। पर जब हिंदुओं की बात आती है चुप रहते हैं, कपिल सिब्बल अपोजिशन करते हैं। मैं आपको बताऊं, एक बार जब ट्रिपल तलाक का मुस्लिम रिफॉर्म की बात आई थी, कांग्रेस पार्टी एक स्टैंड नहीं ले पाई थी क्योंकि लग रहा था कि मुसलमान वोट बढ़ जाएंगे। पर दही हांडी की बात आती है तो और बड़े बात रिफॉर्म की बात इनकी शुरू हो जाती है। मेरी प्रॉब्लम यही है कि ये जो सेक्युलरिज्म है ना रतन जी, दिस इज टेकिंग हिंदूज फॉर ग्रांटिंग, डिवाइडिंग हिंदूज एंड यूनाइटिंग द माइनॉरिटी, यही सेक्युलरिज्म है। रतन जी देखिए प्रदीप जी, को पहली बार तो हो नहीं रहा। ये राजनीति पिछले 70 साल से चलती रही कि हिंदुओं को जाति के नाम पर बांटो, जाति समीकरण बिठाओ। पहले छुप छुप कर करते थे, बाद में कांग्रेस ने शुरू किया। और छुप छुप के करने के बजाय सारी पार्टी ने अपने अपने छोटे छोटे कुनबे बना लिए, उसमें 10 सीटें आ जाए, 5 सीटें आ जाए, मिलजुल के खाएंगे, मिलजुल के सब करेंगे और समाज को तोड़ेंगे। ये जो समाजवादी पार्टी वाले बड़े सेक्युलरिज्म की बातें कर रहे हैं, MY मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन किसने शुरू किया था और कैसे उसके बाद में अलग अलग जातियों को जोड़ के आप जातियों के खुले नाम के साथ आपने इलेक्शन लड़ा था। बाकी तो आपने आजम खान वगैरह की बातें बता ही दी हैं, उसके बाद में क्या कहूँ।
उसने भारत माता को डायन कहा था, समाजवादी पार्टी ने उसके लिए मना किया गया। जब राम मंदिर बनने को रोक रहे थे उस समय आप लोग क्या कर रहे थे? और आप कैसे कह सकते हैं प्रदीप जी की हिंदुओं की याद आती है बीजेपी को केवल इलेक्शन के समय? बीजेपी ने जमकर हिंदू हित की बात की, उसमें गलत किया है। अगर हिंदुओं को न्याय नहीं मिलता, अगर आपके सेक्युलरिज्म के नाम पे कानून हिंदू मंदिरों के अगेंस्ट है, हिंदू शैक्षणिक संस्थाओं के अगेंस्ट है, तो क्या उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा? चाहे बीजेपी चाहे संघ हो, कोई भी हो। आप सेक्युलरिज्म के नाम पे एक सभी को एक न्याय देने के बजाय अलग अलग में न्याय देते हैं। इसमें राजनीति पार्टी है। मुझे बताइए, आप लोग जो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं बड़ी बड़े शौक से हर इलेक्शन के समय, आप क्या बातें करते हैं? इतने प्रतिशत मुस्लिम, इतने प्रतिशत जाट, इतने प्रतिशत राजपूत, इतने प्रतिशत शेड्यूल कास्ट। यानी आप हिंदू को कभी आपने एक एंटिटी माना है क्या? आप मुस्लिम रतन जी, आपने बहुत बड़ी बात करी है। मेरे हिसाब में आपने बहुत बड़ी बात करी है। हाँ दीदी एक मिनट, जल्दबाजी मत करिए, मैं बहुत देर बाद आया हूँ। आप जब मुसलमानों को आपने खुनबे में बांटा, अजला बशर में बांटा है, उसके 72 कौमों में बांटा, नहीं बांटा। आप लोगों की सोच ऐसी है, एक मुश्त वोट लेके टीएमसी जीती, एक मुश्त वोट लेके ये समाजवादी पार्टी जीतना चाहते हैं, और उसको चाहे जैसे गोलमोल हो चाहे बात करें, होता यही है। आपने कहा हिंदुओं को बहकाया जा रहा है, मुसलमानों को बहकाने की बात क्यों नहीं करता समाजवादी पार्टी? 70 साल सेक्युलर पार्टियों का राज रहा, मुस्लिम पीरियड सबसे बैकवर्ड रहा, कौन है जिम्मेवार? अगर आप कहते हैं कि मुस्लिम को नहीं बहकाया, हिंदुओं को हम बहका रहे हैं, तो मुसलमानों को 70 साल आपने कौन सा लॉलीपॉप दिया? कभी धर्म के नाम पे, कभी अजान के नाम पे, कभी लाउड स्पीकर के नाम पे आप लोगों ने जो वोट खाए, उनको आर्थिक रिश्ते के मजबूत बनाया क्या? बनाया किसने? सो कॉल्ड कम्युनल बीजेपी पार्टी ने, जिसने सबसे ज्यादा पैसे माइनॉरिटी पे खर्च किए। तो ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी मोदी जी ने तोड़ा है 2014 के बाद। हम वापिस इस दिशा में जा रहे हैं, और इस दिशा में जाने के लिए हमारा समाज भी उसके लिए उतना ही जिम्मेवार है जितनी पॉलिटिकल पार्टी और टीवी के एनालिस्ट। मैं रतन जी, दो बातें आपने कही, सुब्रतो मुखर्जी इस पे आए, पर पहली बात पे मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि आप जब एनालिसिस होता है तो उसके अंदर जाट राजपूत इस तरीके की बातें क्यों होती है? रतन जी, जब भी कोई पार्टी का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, भले वो बीजेपी हो जाए, भले कोई दूसरी पार्टी हो जाए, उसके अंदर कास्ट रिप्रेजेंटेशन को देखा जाता है। अब ये चीज इज द रियलिटी, इसीलिए जाके कास्ट की बात होती है। जिस दिन कास्ट रिप्रेजेंटेशन को नहीं देखा जाएगा कि भैया कौन सी चीज है, आई विल नॉट डू द एनालिसिस विद दैट। रतन जी एक सेकंड, रतन जी आप मुझे इस पर काउंटर करिएगा, एक सेकंड। पहली चीज, रतन जी महाराष्ट्र के अंदर ब्राह्मण था, किसने सबसे ज्यादा शोर मचाया? राजनीति वालों ने। किसी ने कहा वो आप उनसे एक सेकंड, रतन जी, गुजरात रतन जी यूपी की मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ। रतन जी यूपी की बात कर रहा हूँ, बात करिए। मैं यूपी की अभी बात कर रहा हूँ। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर वहां का रतन जी उस बात की अब सभी लोगों ने, सो कॉल्ड एनालिस्ट ने इस बात को दरिया किनार कहा, बल्कि इसका मजाक उड़ाया, और जाति के नाम पे, पटेल के नाम पर, मराठा के नाम पे मिनिस्टर बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं। कौन जिम्मेवार है उसके लिए? ये रतन जी आपने हरियाणा की भी बात करी। हरियाणा के अंदर भी अगर आप डेटा देखेंगे, जिसके साथ अलायंस किया गया था, उसको कौन जाटो किस कास्ट के ज्यादातर मेजॉरिटी वोट मिले थे, ये मैं कह रहा हूं। तो इसको मैं आगे लूंगा आपसे। दिस इज मोर ऑफ एन इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट विच यू आर पुटिंग कि व्हाई कांट वी ओनली कॉल हिंदूज, विच आई एग्री विथ यू ऑन प्रिंसिपल। मैं कंप्लीटली आपसे एग्री करता हूं, पर सुब्रतो मुखर्जी, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं एसेंस पे आना चाहता हूं। मुझे एक चीज बताइए सुब्रतो मुखर्जी जी, आपने कौन से मुस्लिम रिफॉर्म पे आपकी पार्टी ने खुल के स्टैंड लिया? ट्रिपल तलाक का जब रिफॉर्म की बात है, आप लोग खुल के नहीं बोले। अभी हिजाब की बात आ रही है, आप लोग खुल के नहीं बोल रहे हैं, क्यों? देखिए, मैं ऐसे शिक्षक हूं, मैं तृणमूल को सपोर्ट करता हूं बहुत सारे बातों में, पर मैं तृणमूल पार्टी में बिलोंग नहीं करता हूं। देखिए, ये जो सब बातें जारी हो रही है ना, इसको लेके अच्छी तरह डिसेक्शन करना चाहिए, और हमारी जो पूरा नेशनल मूवमेंट है, जो डेमोक्रेसी का जो बेसिस है, उसको समझना चाहिए। देखिए, सबसे जो डेमोक्रेसी का नाम हम करते हैं वो अमेरिका का करते हैं, उसे बोलते हैं मैडिसोनियन डेमोक्रेसी, और उसका आधार है कि माइनॉरिटी राइट्स। अच्छा, माइनॉरिटी राइट्स का मतलब क्या है? माइनॉरिटी राइट्स खाली धर्म का नहीं है। हर पार्टी में देखेंगे फैक्शंस होती है, बीजेपी में है, कांग्रेस में है, हर पार्टी में है, तृणमूल में है। किसी जमाने में हम बोलते थे वाजपेयी बड़े लिबरल है बीजेपी के अंदर, और हर पार्टी एक कोalition होता है, और इसका कोalition का कारण है, देखिए हमारी जो फिल्टरिंग होती है,
जो ग्रास रूट से मैं उसमें सुब्रतो जी layers कोई हो। भी फिल्टरिंग हो, पर ये अगर फिल्टरिंग की किसी की बात है, मैं संविधान में विश्वास करता हूं जिसके अंदर आर्टिकल 14 आता है जिसमें इक्वालिटी की बात आती है। ये मैं कहना चाहता हूं आपसे। राकेश त्रिपाठी और सत्येंद्र यादव जी, आपके पास आ रहा हूं। राकेश त्रिपाठी जी, ये फिल्टरिंग की बात कर रहे हैं, सोशल कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं। मैं स्पेसिफिक यूपी पे आना चाहता हूं वापस से, क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट है यूपी के अंदर उन्होंने दिया, इसके नेशनल रैमिफिकेशन है। इन प्रिंसिपल ये बात बिल्कुल सही है राकेश त्रिपाठी। पर राकेश त्रिपाठी, मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, क्या ये भी समझा जाए, कई लोग समझ रहे हैं कि भाई पिछली बार आपको फेज 1 के अंदर 53 सीट्स आई थी 58 के अंदर में से, इस बार आपका सीट्स का डेप्रिसिएशन हो रहा है, इसीलिए स्टेटमेंट जो है आप लोग अलग अलग तरीके से गजवाए इन सबका स्टेटमेंट दे रहे हैं। राकेश जी देखिए प्रदीप जी, एक तो कुछ बातों को भ्रम के रूप में उत्तर प्रदेश के चुनाव में फैलाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। पहला प्रयास किया जा रहा है कि किसान उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। दूसरा, एक परसेप्शन बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि जाट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। तीसरा, एक परसेप्शन बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान गोलबंद होकर के समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है। ये तीनों ही परसेप्शन झूठे साबित हो गए जब पहले चरण के रुझान आए हैं। पहले चरण के रुझान ने स्पष्ट कर दिया कि सपा आरएलडी का गठबंधन, उसकी गांठें खुल गई है। पहले रुझान ने स्पष्ट कर दिया कि उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का जो मूल्य भुगतान योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है, गन्ना किसानों ने बहुत बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का काम किया है। पहले चरण के रुझान से स्पष्ट हो गया कि जिस तरह से सुरक्षा देने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है, मुकीम काला और मुस्तकीम काला जैसे अपराधियों से निजात दिलाने का काम किया है, यह कानून व्यवस्था का मुद्दा सारे मुद्दों पर सबसे भारी हुआ है। जिस तरह से किसानों के लिए आज किसान सम्मान निधि खाते में पहुंचाने का काम किया है, किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये जितने परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा घट रही है, भाजपा बढ़ रही है, आज विपक्ष के लिए मुश्किल है कि वो अपनी भाजपा सीटें बढ़ कैसे रही है। बचाए। राकेश आज त्रिपाठी दूसरे जी का फेज बहुत चुनाव बड़ा हुआ है। क्लेम है। दूसरे फेज मैं के आपके चुनाव पास में भी सत्येंद्र यादव आज जी, की हालत खराब है। सत्येंद्र यादव जी, ये बहुत बड़ा सत्येंद्र यादव जी, उसके बाद मैं रतन जी आपके पास आ रहा हूं। सत्येंद्र यादव जी, मुझे ये बताइए, मैं वापस से सुनिए ना, ये एमवाय क्या है? ये एमवाय क्या है? मैं आपकी बात मुझे एमवाय जानना है। आप मुझे बोलने दें, आप मुझे बोल लूंगा मैं आपको, पर एमवाय क्या है? अरे अब वो 2 मिनट 2.5 मिनट बोल रहे हैं, आप मुझे मौका तो दे, बात तो करने दें 35 मुझे। सेकंड बोले, एग्जैक्ट बोलिए। देखिए, एमवाय भारतीय जनता पार्टी जो है, आप ये बताइए, जब गंगा में लाशें तैर रही थी तो गंगा माई का बेटा देख रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व कहां गया था? आप बताइए। अरे भाई, जब लोगों गंगा मां को अपमानित करने का प्रयास करिए, बार बार गंगा मां को अपमानित करने का प्रयास लोगों मत के किया पास करिए। कपड़ा नहीं था। अरे सुनिए, ये हिंदुओं के साथ इनका एक ही लक्ष्य है, एक हिंदू को मार के 100 मुसलमानों को जेल में डाल दो और एक राकेश जी, मुसलमान जवाब। को मार के 1000 हिंदू को जेल में डाल दो। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालची हैं। पूरे लेकिन देश कौन में हिंदू को मार रहा राशन है? उत्तर प्रदेश का, अरे भाई, सुनिए, कौन उत्तर हिंदुओं को प्रदेश मार का रहा था? राशन, मुजफ्फरनगर अरे सुनिए, दंगे में उत्तर किसने प्रदेश हिंदुओं को मारने का- का अरे काम किया सुनिए, था? और किसने ये सचिन सुरक्षा और की गौरव बात की हत्या करते करने हैं, का ये काम सुरक्षा की किया बात था? करते भाई, हैं। सचिन जिला और गौरव की पंचायत हत्या चुनाव में हुई, सुनिए। हत्यारों को अरे जेल की सुनिए सलाखों के पहले। पीछे क्यों नहीं भेजा? अरे मैं क्यों आपकी बात मौलाना सुन रहा था, बीच में मौलाना सुनिए तौकीर पहले जैसे मौलाना तौकीर जैसे तो मैं लोगों कह को रहा हूं, बढ़ाने का काम? राकेश जी, इनको एक बार बोलने दीजिए। राकेश जी, वो आपकी सुन रहे थे बात, उनको 10 सेकंड बोलने दीजिए, मैं आ रहा हूं। राकेश जी, उनको बोलने दीजिए 10 सेकंड में आ रहा हूं। सत्येंद्र यादव, बुला रहे थे। राकेश जी 10 सेकंड, राकेश अरे सत्येंद्र यादव। डिबेट में बात कर रहे हैं कि किसी टीवी के विज्ञापन में बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार है। ये लोग जिस तरह से ऊपर से नीचे तक जो टीवीसी का विज्ञापन करते हैं कि पहले मैं 89 किलो का था, अब मैं 44 किलो का रह गया, पहले मैं 75 किलो का था, अब मैं 46 किलो का रह गया। ये टीवीसी के विज्ञापन बंद होने वाले हैं इनके। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव को लेकर जो प्रचंड बहुमत से वोट हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये समय निर्धारित करेगा। पर रतन शारदा जी, मुझे ये एमवाय का जवाब नहीं मिल रहा। राकेश जी, मुझे एमवाय का जवाब नहीं मिला है। रतन शारदा जी, राकेश जी, मुझे एमवाय का जवाब नहीं मिल पा रहा। रतन शारदा जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये एमवाय क्या है? रतन शारदा जी, एमवाय क्या है? आप बताइए, दवाइयां नहीं लोगों के पास मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन बच्चा बच्चा जानता है, जो भी पॉलिटिक्स पढ़ता है। मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन का इन्वेंशन किया था मिस्टर मुलायम सिंह यादव ने, उसको आगे बढ़ा इन लोगों ने। जब नहीं काम चला तो साथ में छोटी मोटी और जोड़ियां लगाने लग गए और ये इनकी इसीलिए इसको लगाते हैं। रुक जाइए सत्येंद्र जी, वो नहीं बोले थे, उनको बोलने दीजिए। प्रवक्ता क्यों नहीं लिखते अपने नाम के नीचे भाई? देखिए, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। अरे सत्येंद्र जी, उनका अपना एनालिसिस है। सत्येंद्र जी, आप किसी को इस तरीके से, सत्येंद्र जी आपके समय पे वो नहीं बोले तो उनको बोलने दीजिए। बोलिए रतन जी, बोलिए। समाजवादी पार्टी का जो सर्टिफिकेट ये आप दे चिल्लाइए रहे मत। हैं किसानों को, समाजवादी सत्येंद्र जी चिल्लाइए मत। सत्येंद्र जी, आपके समय आपको जो बोलना है बोलिएगा, उनको बोलने दीजिए ना, रिलैक्स करिए थोड़ा। बोलिए रतन जी। जातीयवादी राजनीति को समाजवाद का जामा पहनाने वाले लोहिया का अपमान करते हैं।
दूसरी बात, हिजाब जो एक गांव के स्कूल से चला था वो सारे देश में कैसे फैला, किसी समाजवादी ने मुंह खोला। यूनिफॉर्म की बात थी कि धर्म की बात थी। हिजाब के नाम पे जगह जगह जुलूस निकल रहे हैं। सोनिया गांधी, फलाने ढिमकाने, ये प्रियंका गांधी, सारे समाजवादी सेक्युलर, किसी ने मुंह खोला कि यूनिफॉर्म के लिए आप हिजाब का झगड़ा नहीं डाल सकते? हिजाब किसी चेहरे से हटाया गया था क्या स्कूल के बाद? तो इस तरह की जब राजनीति चलती है आप लोग क्या कर रहे होते हैं? कमलेश तिवारी का खून हो गया सरेआम, उसके सिर पे कीमत की गई। कोई समाजवादी बोला? नहीं बोला। इसको बोलते हैं कम्युनल राजनीति। और जहां तक कोविड की बात, शर्म आनी चाहिए आपके नेता ने कहा। जानकारी नहीं है क्या वो क्या बोल रहे हैं, मालूम ही नहीं क्या कहना चाहते हैं। रुपेश पांडे पे क्यों नहीं बोला गया? को भाजपा का बताते हैं, आप टीके को भाजपा का बताते हैं, लोगों को टीका लगाने के मना करते हैं, आपको शर्म नहीं आती? मैं सीधा पूछना चाहता हूँ। नहीं, राकेश त्रिपाठी और सत्येंद्र यादव जी मेरे पास। आप उससे साइंस चलाएंगे इस उत्तर प्रदेश के अंदर? आप बात करते हैं कोविड में लाशें तैरने की, लाशें क्या हिंदू मुसलमान की थी? जवाब दे सत्येंद्र यादव। सत्येंद्र यादव जवाब दे। सारे देश, सारी दुनिया के अंदर तबाही हुई, आपका सुनिए, सरकार कोरोना में सरकार ने पूरे देश को मरने के लिए छोड़ दिया और आज तक सरकार नहीं बता रही है कितने लाख लोग मारे गए। सुनिए, आप अपने आप को सुनिए, आप बीजेपी के आप कोरोना की बात करते हैं। सुनिए, आप मुझे बताइए टीके की राजनीति आपने क्यों की? इसका उत्तर दीजिए। रेमडेसिविर नहीं खरीद पाए लोग, आप कर दीजिए। पूरे देश में टीका भगवा था क्या? मैं सत्येंद्र यादव जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस वक्त आप प्लीज समझिए कि ये एमवाय नहीं, सभी का वोट। और सेक्युलरिज्म असली ये होता है कि आप मुस्लिम कंसोलिडेशन की कोई नेता बात ना करे और हिंदू डिवीजन की बात ना करे। संविधान में विश्वास करिए, आर्टिकल 14 की बात करिए। आप चारों मेरे साथ जुड़े, आप चारों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वक्त हम लोग तुरंत लौट रहे हैं। इस वक्त देखिए देश किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है।